नमस्कार, स्वागत है आपका आरएसटीवी के खास कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं दीपक डोभाल। नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच नई उम्मीद जगी है। हाल ही के दिनों में मधेशी आंदोलन के चलते जिस तरह के संबंधों में उतार चढ़ाव देखा गया, उसके बाद यह जरूरी हो गया था कि विश्वास बहाली का नया दौर शुरू हो। विशेष में आज हम नेपाली प्रधानमंत्री की इसी यात्रा की अहमियत के साथ साथ भारत नेपाल संबंध की पड़ताल करेंगे और साथ ही में नेपाल के अतीत से भी आपको रूबरू कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष। मधेशियों के मामले में भारत और नेपाल अब एक ही सुर में बोलने लगे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साझा मंच से दोनों देशों की जनता को आश्वस्त किया कि नेपाल पिछले दिनों के विवादों से उबरने का प्रयास कर रहा है। भारत ने जहां नेपाल को हर तरह का सहयोग देने का वादा किया है, वहीं नेपाल ने कहा है कि वो भारत के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को ICWA में विशिष्ट लोगों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सभी मुद्दों पर आम राय बन गई है। बाकी मुद्दों पर संविधान संशोधनों के माध्यम से सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। We believe that in the evolutionary process of the Constitution, appropriate adjustments can always be made as per the wish of the people. हालांकि मधेशियों और उनके मित्रों ने अभी भी अपना विरोध बंद नहीं किया है। उनका कहना है कि नेपाल में सभी नागरिकों को समान दर्जा नहीं दिया गया है। इस मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुलकर नेपाल सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सरकार मधेशियों की शिकायतें दूर करने के प्रयास कर रही है। बाकी भी जो उनकी मांगे थी उसके लिए आपने स्वयं मुझसे बात की और कहा कि आप एक राजनीतिक संयंत्र उसके लिए खड़ा करेंगे, और आज भारत आने से पहले आप उस मैकेनिज्म की भी घोषणा करके आए हैं। आदरणीय भाई कमल थापा जी उसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, और वो जो मैकेनिज्म है उसमें आपने कहा कि राजनीतिक वार्तालाप के जरिए आप उसका समाधान निकालेंगे। वैसे इस यात्रा के दौरान नेपाल के रुख में नरमी दिख रही है। अब तक मधेशी आंदोलन पर भारत विरोधी रुख रखने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री अब सामान्य व्यापार और पनबिजली क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर भारत के साथ सहयोग की बातें कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने टिहरी जाकर पनबिजली संयंत्र का अवलोकन किया। इसके अलावा वो भुज जाकर भूकंप से पुनर्निर्माण का अनुभव लेंगे और मुंबई में व्यावसायिक जगत के लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ओली ने वैसे तो कहा है कि नेपाल के हर नागरिक को वहाँ के संविधान में समान तरह के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वे इस बात पे मौन हैं कि उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता में से एक नेपाल के बाहर थे और बाद में नेपाल के नागरिक बने। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए दौर का आगाज हुआ है। बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास देखी जा रही थी, लिहाजा इस दौरे में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल में शांति और स्थिरता के लिए सहयोग का वादा किया है। दोनों देशों के बीच 9 अहम करार भी हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता हुई। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक व्यापक और मजबूत बनाने की कड़ी में 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच साझा बयान भी जारी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में शांति और स्थिरता पर जोर दिया। भारत और नेपाल 2 संप्रभुत्व देश हैं। इनकी मित्रता घनिष्ठ एवं अद्वितीय है। एक धनी संस्कृति और परंपरा के हम साझे उत्तराधिकारी हैं। नेपाल में शांति, स्थिरता और उसका आर्थिक विकास हमारा
साझा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की भी हिमायत की। प्रधानमंत्री ने नेपाल में आए भूकंप की त्रासदी का भी जिक्र किया। फ्रेंड्स, व्यापार और निवेश हमारे संबंधों के सशक्त स्तंभ है। इनको और प्रबल बनाया जा सकता है। इसके लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का शीघ्र निर्माण दोनों देशों के हित में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर जो समझौता हुआ है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी भारत के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की हिमायत की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी यात्रा का मकसद पिछले महीने बने भ्रम को दूर करना है। My meeting with the Prime Minister Modi ji has been useful and productive. The misunderstanding that persisted in the past few months is no longer there. I believe our relations will greatly benefit from our discussions. भारत और नेपाल के बीच जिन 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, उनके तहत भारत नेपाल को भूकंप पुनर्निर्माण के लिए $25 करोड़ का अनुदान देगा। इसके जरिए नेपाल के भूकंप पीड़ित 14 इलाकों में 50,000 घरों का निर्माण होगा। इस राशि में $5 करोड़ शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के संरक्षण में खर्च होंगे। इसके अलावा $75 करोड़ का सस्ता कर्ज भी मुहैया कराया जाएगा। भारत नेपाल के तराई इलाके में 518 किलोमीटर लंबी 17 सड़कें बनाने में मदद करेगा। इन इलाकों में यातायात की व्यवस्था बेहतर होने से कारोबार में भी आसानी होगी। इसके अलावा काकरबित्ता बांग्ला बांध कॉरिडोर के जरिए नेपाल और बांग्लादेश के बीच पारगमन, सांस्कृतिक साझेदारी, विशाखापट्टनम बंदरगाह का संचालन और विशाखापट्टनम से रेल परिवहन का संचालन भी शामिल है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने बिजली क्षेत्र में अहम सहयोग की शुरुआत भी की है। अब जरूरी यह है कि प्रधानमंत्री ओली नेपाल जाकर अपनी मधेसी जनता को यह आश्वस्त करें कि उन्हें नेपाल में समान नागरिक का दर्जा दिया जाएगा और वे सारी सुविधाएं दी जाएगी जो किसी भी सामान्य नेपाली नागरिक को मिलेंगी। इससे विकास का रास्ता प्रशस्त होगा और भारत के साथ मित्रता भी मजबूत होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और नेपाली प्रधानमंत्री के भारत दौरे में सिर्फ द्विपक्षीय समझौते ही नहीं हुए, बल्कि एक दूसरे देशों को बेहतर तरीके से समझने की भी कोशिश हुई। नेपाली प्रधानमंत्री की शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो या टिहरी से लेकर भुज और दिल्ली से लेकर मुंबई के दौरे, नेपाली प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच हाल ही में उपजे विवादों को खत्म करने और दोस्ती की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। देखते हैं केपी शर्मा ओली का भारत दौरा कैसा रहा। बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जब भारत पहुंचे तो उनकी अगवानी खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की। अपनी पत्नी राधिका शाक्या और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ भारत पहुंचे केपी शर्मा ओली के स्वागत के लिए आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक भी मौजूद रहे। इसके बाद अगले दिन केपी शर्मा ओली का राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। ओली ने सलामी गारत का निरीक्षण भी किया। ओली इसके बाद राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद केपी शर्मा ओली वापस राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद दोपहर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में केपी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक भी अलग से हुई। बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा ऊर्जा समेत कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। नेपाली प्रधानमंत्री की अगुवाई में वहां के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती देने पर बात हुई। The open border, as you know, which facilitates free movement between our peoples, is a very unique feature of the relationship.
And I think there was an agreement that we need to ensure that it's not misused by unscrupulous elements. इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। We agreed both sides to continue to cooperate closely on all matters relating to national security. The two prime ministers noted with satisfaction the excellent cooperation on security-related matters. 20 फरवरी की शाम नेपाली प्रधानमंत्री ने देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। 21 फरवरी को कोली उत्तराखंड के दौरे पर गए, जहां टिहरी में उन्होंने देश की बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी डैम का दौरा किया। ओली दिल्ली में प्रेस से भी मुखातिब हुए। उन्होंने एक ओर जहां मधेशी आंदोलन पर अपनी सरकार का बचाव किया, तो वहीं अपनी भारत यात्रा को भी सफल बताया। My purpose and the purpose of visit is completely successful. 22 फरवरी सोमवार को ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति भवन जाकर नेपाली प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में कई अहम मसलों पर राय साझा की। नेपाल से ओली के साथ आए शिष्टमंडल में वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, गृह मंत्री शक्ति बहादुर बासनेत समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी 77 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और नेपाल के बीच हाल ही के दिनों में तनावपूर्ण संबंध देखे गए। मधेशी आंदोलन के चलते दोनों देशों के बीच अविश्वास का माहौल भी बना, लेकिन दोनों तरफ से इस हालात को दुरुस्त करने की कोशिशें जारी रहीं। मधेशी प्रदर्शनकारियों ने बीते दिनों भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी खत्म कर दी, तो उम्मीदों की नई किरण भी जगी। ऐसे माहौल में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की यात्रा के क्या मायने हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। भारत नेपाल सीमा पर ऐसी तस्वीरें हाल के दिनों में बेहद आम थीं। विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच 5 महीने गुजर गए और इस दौरान आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। आंदोलन में 55 नागरिक और 7 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। लेकिन गुजरे दिनों जब मधेशी प्रदर्शनकारियों ने सीमा पर नाकेबंदी खत्म की, तो नेपाल ने राहत की सांस ली। जो ट्रक महीनों से सीमा पर खड़े थे, वो चलने लगे। भारत और नेपाल के हालिया संबंध के लिए ये एक बड़ी घटना थी। पिछले 5-6 महीनों में जब से वहाँ के संविधान को लागू किया गया पिछले सितंबर में, तब से लेकर अब तक जो काफ़ी वहाँ हमारे दोनों देशों के बीच में एक कुछ अनबनी सी है, कुछ जिसे वो कह रहे थे, उन्होंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो उनका जो ये दौरा था, 6 दिन का दौरा यहाँ पर, तो उन्होंने कहा जो मैं भारत जा रहा हूँ जिससे कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको मैं हटा सकूँ। 20 सितंबर 2015 को जब नेपाल में संविधान लागू हुआ, तो प्रतिरोध की आग भी धधक उठी। मधेशियों ने आवाज उठाई कि नए संविधान में उनकी आवाज ठीक से दर्ज नहीं हुई है। तराई इलाके में महीनों आंदोलन चले। नेपाल ने आरोप लगाया कि भारत इस आंदोलन को शह दे रहा है, लेकिन भारत ने इन आरोपों का पूरी तरह खंडन किया। इस दौरान विश्वास बहाली की कोशिशें भी हुईं और दोनों तरफ के नेताओं ने कई बार मुलाकात की। इस पृष्ठभूमि में नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा कई गलतफहमियों को दूर कर सकता है। There is no discrimination at all. So there shouldn't be any type of confusion. And if somebody tells us that there is, or in this article, there is discrimination, we are always open, ready to amend the constitution. मधेशी आंदोलन के बाद नेपाल की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। भारत नेपाल सीमा पर सामान की आपूर्ति रुकने से नेपाल में ईंधन की भारी किल्लत पैदा हो गई। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ईंधन आपूर्तिकर्ता देश है, लेकिन सीमा के उस पार से ट्रक नहीं पहुंचने से नेपाल सरकार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीच में नेपाल ने इसके लिए चीन से भी मदद मांगी, लेकिन हालात में ज्यादा सुधार नहीं आए।
यहाँ पे ना तो उस समय गैस सिलेंडर मिल रहा था और ना ही किसी तरह की समस्या, जैसे कि ना ही लकड़ियाँ तक वहाँ पे नहीं मिल रही थी। यहाँ से लोग इंडक्शन चूल्हे खरीद के जा रहे थे। वहाँ काला बाजारी बिल्कुल चरम सीमा पर थी। एक इंडक्शन चूल्हा जो कि यहाँ 1200 से 1500 इंडियन करेंसी में मिलता है और वही इंडक्शन चूल्हा वहाँ पे 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार में बिक रहे थे। उस चीज़ को भी सरकार उस समय रोक नहीं पाई थी। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि नेपाल में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपये पहुँच गई। तेल और गैस की किल्लत से उबरने के लिए नेपाल सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े। निजी वाहनों में पेट्रोल भराने पर रोक लगा दी गई और वहां 2 महीने के दरमियान करीब 3,000 छोटे बड़े कारखाने ठप पड़ गए। भारत की तरफ से आपूर्ति बहाल होने पर नेपाल में सुधार की उम्मीद है। बीते साल आए भयानक जलजले ने नेपाल को नेस्तनाबूद कर दिया। राहत का काम आज भी कई इलाकों में जारी है। भारत ने इसमें नेपाल को $25 करोड़ के अनुदान की घोषणा की है। नेपाल को उम्मीद है कि वो भूकंप से बर्बाद हुए इलाकों में अब बुनियादी सुविधाओं की बहाली कर पाएगा। राजनीतिक रिश्ते की नई शुरुआत के लिए जानकार केपी ओली शर्मा की इस यात्रा को बेहद अहम मान रहे हैं। ओली ने भी कहा है कि इससे कई भ्रम टूटे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और भारत और नेपाल के बीच ज़माने से गर्माहट भरे रिश्ते रहे हैं। रिश्ता इतना गहरा है कि दोनों मुल्कों के बीच की सीमा को खुला रखा गया है और लोग बिना वीज़ा और पासपोर्ट के एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं। हाल ही के दिनों में कई बार इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन मजबूत बुनियाद पर खड़े इस रिश्ते में लोग और बेहतरी की उम्मीद लगा रहे हैं। भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोनों तरफ लोगों की खुली आवाजाही ये दिखाता है कि नेपाल और भारत में एक दूसरे के प्रति विश्वास कितना मजबूत और पुराना है। भारत की आजादी के बाद 1950 में दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती की संधि हुई और इसी आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा को लेकर व्यापक समझौते हुए। नेपाल में भारतीय समुदाय के 6 लाख लोग अलग अलग कामकाज में लगे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समानता इतनी ज्यादा है कि तराई इलाके में भारत और नेपाल के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सन 50 में जब हम आज़ादी के बाद, हमारी आज़ादी के बाद हमने नेपाल से ये समझौता किया था, उसके मातहत उन्हें हक है कि भारत में आके वो पढ़ें, काम करें, व्यापारी कारोबार में लगे रहें। सब ये है जो अपने हमारे नागरिकों को मिलता है, तकरीबन उसके नज़दीक उसी तरह का हक उनका भी है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बेहद प्रगाढ़ रहे हैं। नेपाल में जब लोकतांत्रिक क्रांति हुई तो 12 सूत्रीय समझौते का भारत ने स्वागत किया, जिससे नेपाल में राजनीतिक स्थिरता बहाल हुई। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव के लिए भारत ने 764 गाड़ियां मुहैया कराई। भारत ने नेपाली सेना को हेलीकॉप्टर से भी मदद की। इसके बाद दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कई द्विपक्षीय बातचीत हुई, लेकिन हाल के महीनों में मधेसी आंदोलन के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास देखी गई। हालांकि रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए दोनों देशों ने लगातार कोशिश की। नेपाल में जब भूकंप आया तो भारत ने 6 घंटों के भीतर अपनी टीम को वहां रवाना किया। हाल के दिनों में अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर गए। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला द्विपक्षीय नेपाल दौरा था। सार्क सम्मेलन में भाग लेने वे एक बार फिर सितंबर 2014 में नेपाल गए। जनवरी 2015 में नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या भंडारी भारत के दौरे पर आईं। मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराई और अगस्त 2015 में नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा भारत आए। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से फोन पर बातचीत की। फरवरी 2016 में नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल भारत आए। यानी हाल के दिनों में उपजे अविश्वास को खत्म करने की कोशिश दोनों तरफ से जारी है।
जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे, कोई एक प्रधानमंत्री दूसरी तरफ गया नेपाल में, तो प्रधानमंत्री की अपनी पॉलिसी है कि जितने भी हमारे आसपास के देश हैं उनके साथ हमारे समझौता अच्छा बन के रहे, और अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो उसको हम अपने आप में बातचीत करके सुलझा लें। और यहाँ भी आशा यही है कि ऐसी ये मसला ठीक होगा। भारत नेपाल का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। वहां पर 40% निवेश भारत करता है। 1996 में दोनों देशों के बीच नया व्यापार समझौता हुआ। 1995-96 के बाद से 11 गुना व्यापार बढ़ गया। भारत और नेपाल के बीच 1971 में पावर एक्सचेंज समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी समिति व्यापार पर नियंत्रण करती है। नेपाल से भारत की तरफ 250 से ज्यादा नदियां बहती हैं और इन पर दोनों देशों के बीच जल समझौता भी हुआ है। इनके अलावा बीपी कोइराला भारत नेपाल फाउंडेशन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक स्तंभ का काम करता है। नेपाल से हजारों की तादाद में लोग उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं और भारत समय समय पर नेपाल को आर्थिक मदद भी देता है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत के लिए नेपाल न सिर्फ सामरिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी काफी अहम देश है। आइए देखते हैं नेपाल का अब तक का इतिहास और वहां लोकतंत्र बहाली की कवायद की क्या दास्तान रही। ईसा से करीब 1000 साल पहले नेपाल छोटी छोटी रियासतों और कुलों में बटा हुआ था। लेकिन नेपाल में राजशाही के नए युग की शुरुआत 1768 में हुई, जब मल वंश के शासकों को हराकर पृथ्वी नारायण शाह ने देश का एकीकरण किया। शाह वंश ने नेपाल में सदियों तक प्रभावशाली तरीके से शासन किया। बीच बीच में परिवार में कलह से मुश्किल भी पैदा हुई और इसी वजह से 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासन में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभरे और उन्हें प्रधानमंत्री घोषित किया गया। लगभग हर काल में इस देश पर भारतीय साम्राज्यों का प्रभाव पड़ा। हालांकि ये देश एशिया का एकमात्र देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। राजा को दो प्रतीक में देखा गया। एक तो हिंदू जो धर्म है उसके सिंबल के रूप में, कि जो राजा है वो विष्णु का अवतार है। पहली बात तो ये जो जनता का जो श्रद्धा थी, जो एक जनता की राजा के प्रति फेथ था, वो उसका अंजाम था कि लोग राजा को या मोनार्की को फॉलो करते थे। दूसरे रूप में जो देखा गया कि राजा एक यूनिटी का प्रतीक भी है, एकता का प्रतीक है, कि राजा ही एक मोनार्की ही एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो नेपाल को यूनाइटेड रखा हुआ है। दूसरी तरफ देश में राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। 1951 में राणा शासन का अंत हुआ और नरेश त्रिभुवन बहाल हुए। इसी साल नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई और तब से ही नेपाल में कई बार लोकतंत्र की स्थापना की कोशिशें भी हुई, लेकिन ये राजा और सरकार की बहुदलीय व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाया। 1990 के बाद नेपाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकारों का गठन होता रहा, लेकिन ये सरकारें संवैधानिक राजशाही के अधीन ही रही। इस बीच राजशाही को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 1995-96 में सशस्त्र माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। इनिशियली कहा कि जो मोनार्क है वो जिम्मेदार है, उसके बाद कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी कुछ हद तक स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती है, और इनसे खिन्न होकर जो माओइस्ट जो पुअर मूवमेंट है, जिसको कहेंगे, जो सोशलिज्म की बात कर रहे थे, इक्वलिटी या इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे थे, और जिस तरीके का जो फ्यूडल सिस्टम मोनार्की ने जो डेवलप किया हुआ था उसको ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उन्होंने वायलेंट पथ अपनाया। 1996 से वो वायलेंट रास्ते पर चले गए। इसके बाद से संघर्षों में हजारों लोगों की जान गई। इसी बीच जून 2001 को नेपाल के राजमहल में सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए, जिसके बाद ज्ञानेंद्र नेपाल नरेश बने। जिस राजघराने में राजा को मार दिया गया, परिवार को मार दिया गया, खूनी संघर्ष हो रहा है, सत्ता के लिए खूनी संघर्ष हो रहा है या पारिवारिक विवाद के लिए खूनी संघर्ष हो रहा है, तो लोगों की जो आस्था थी राजा के प्रति, मोनार्की के प्रति,
वो जो प्रतीक था वो टूट गया और वहीं से ही ये मोनार्की का पतन शुरू हो गया। वहीं से ही लोगों का जो मूवमेंट था, वो जो सपोर्ट था, वो खत्म होता चला गया। दिसंबर 2007 में माओवादियों के साथ शांति समझौते के तहत संसद ने राजशाही को खत्म करने को मंजूरी दी और आखिरकार 11 जून 2008 को नरेश ज्ञानेंद्र के शाही महल छोड़ने के साथ ही नेपाल में राजशाही खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।